नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत की कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर भारत की है, आज इसके बारे में कवर करेंगे। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक थे वे सभी कवर कराया जा चुका है। आज पढ़ेंगे भारत की कृषि को। यदि आपने इन सभी टॉपिक को नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं भारत की कृषि को। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जो हमारा भारत है तो इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसीलिए भारत को जो कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में भूमि का प्रकार, जो भारत है तो यहाँ पे जो भूमि पाई जाती है इनके प्रकार को देख लेते हैं। तो भारत में लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है, यानी कि 100 में से 51% भाग पर जो कि कृषि की जाती है। भारत में लगभग 21% भाग पर वन स्थित है, यानी कि 21% भाग ऐसे है जिस पर वन स्थित है। भारत में 24% भाग बंजर भूमि कहलाती है, यानी कि 100 में से 24% भाग ऐसे है जो कि बंजर भूमि के अंतर्गत आती है और इस पर किसी प्रकार की फसल नहीं उग पाती। चौथा है, भारत में 4% भाग पर चारागाह भूमि कहलाती है, यानी कि भारत की जो 4% भूमि है यह चारागाह भूमि है। तो यह थे भारत के भूमि के प्रकार। 51% भाग पर कृषि की जाती है, 21% भाग पर वन है, 24% भाग पर जो कि बंजर भूमि है और 4% भाग पर जो कि चारागाह भूमि है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। जो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है तो यह राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। वह है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसे प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी जो कि प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसके बाद है द्वितीय क्षेत्र, तो इसे सेकेंडरी सेक्टर या उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सड़क निर्माण आते हैं। इसके बाद है तृतीय क्षेत्र, तो इसे टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि बैंकिंग, संचार, रेल परिवहन आदि। ठीक है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना है तो जो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग है यह भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। अब देख लेते हैं भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याएं। जो समस्याएं आते हैं उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। जो भारतीय किसान हैं तो यहाँ पे जितने भी फसलें होते हैं ये सभी मानसून पर अधिक निर्भर रहते हैं, तो यह एक समस्या हो सकती है। नोट को ध्यान में रखें, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जो भारतीय कृषि है तो इसे मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक फसलें जो कि मानसून पर निर्भर होती है, इसीलिए। दूसरा है कृषि की अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, यानी कि जो किसाने हैं यह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और यह पुराने तौर तरीके से ही कृषि करते हैं, नए और आधुनिक तरह से जो कि कृषि नहीं कर पाते, जिनसे पैदावार बहुत ही कम होती है। तीसरा है किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी कि ऐसे भी किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। बीज की निम्न गुणवत्ता, जो बीज होती है इनके गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जिस कारण ज़्यादा पैदावार भी नहीं हो पाती, तो यह भी समस्या हो सकती है।
इसके बाद अंतिम है भंडारण की अपर्याप्त सुविधा, यानी कि फसलों के जो भंडारण स्थान हैं इसकी कमी। तो ये सभी महत्वपूर्ण समस्या है भारतीय कृषि के। देख लेते हैं एक बार और। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, बीज की निम्न गुणवत्ता, भंडारण की अपर्याप्त सुविधा। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं ऋतुओं के आधार पर जो भारत की फसल है इसके वर्गीकरण को। तो मुख्यतः 3 प्रकार के फसल होते हैं, वह है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये 3 प्रकार के फसल भारत में उगाए जाते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है रबी फसल। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। जो रबी फसल है तो इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। वही इसकी कटाई देखा जाए तो इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है, ठीक है ना। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, वही इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। नोट को ध्यान में रखें, रबी फसल शीत ऋतु की फसल होती है। जो रबी फसल है तो यह शीत ऋतु में जो कि उगाई जाती है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इनमें किन किन फसलों को जो कि उपजाया जाता है। तो वह है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर और आलू। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि उदाहरण हैं रबी फसल के। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर और आलू बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। जो खरीफ फसल है तो इसकी बुआई जो कि जून से जुलाई के बीच की जाती है। वही इसकी कटाई देखा जाए तो यह नवंबर से दिसंबर के बीच कटाई होती है, ठीक है ना। जो खरीफ फसल है तो इसकी बुआई जून जुलाई में होती है, वही इसकी कटाई नवंबर से दिसंबर में होती है। नोट को ध्यान में रखें, खरीफ फसल मानसून ऋतु की फसल है। जो खरीफ फसल है तो यह मानसून ऋतु की फसल है। वही जो रबी फसल थी तो वह शीतकालीन ऋतु की फसल थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं खरीफ फसल की। तो वह है धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना और मक्का। परीक्षा में बार बार उदाहरण से ही प्रश्न बनते हैं कि बताइए जो कपास और धान है यह किस फसल के उदाहरण हैं। तो यह खरीफ फसल के उदाहरण हैं, ठीक है ना। खरीफ फसल के ये निम्नलिखित उदाहरण हैं धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना और मक्का। इसके बाद है जायद फसल। इनको देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। जायद फसल की बुआई जो कि मार्च में की जाती है। जो जायद फसल है तो इसकी बुआई जो कि मार्च के महीने में होती है। वही इसकी कटाई देखा जाए तो यह जून के महीने में होती है, ठीक है ना। जो जायद फसल है तो इसकी बुआई मार्च में होती है और इसकी कटाई जून में होती है। नोट को देख लेते हैं, जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। जो जायद फसल है तो यह रबी तथा खरीफ फसल के जो बीच के सूखे मौसम होते हैं इसमें उगाई जाती है। इसके उदाहरण हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा। ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और खीरा। तो देख लिए यहाँ पे जितने भी 3 प्रकार के जो ऋतु के आधार पे बांटे गए फसल थे उन सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। जो विभिन्न प्रकार के कृषि क्रांतियाँ हुई थी उन सभी को देख लेते हैं। हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना आता है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। जो हरित क्रांति है तो
तो यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक प्रयोग के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था। जो हरित क्रांति है तो यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई एक नीति थी। इसके अनुसार जो पहले परंपरागत रूप से जो बीज का प्रयोग किया जाता था तो इसके स्थान पर उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा देना था, जिससे पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति यूएसए और मेक्सिको में 1965 में हुई थी। ठीक है ना, मोस्ट VVI है। जो हरित क्रांति सर्वप्रथम देखी गई थी तो यह यूएसए और मेक्सिको में देखी गई थी सन 1965 में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। जो हरित क्रांति के जनक है तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे देख लिए विश्व के जो हरित क्रांति थे इनके बारे में। अब देख लेते हैं भारत के हरित क्रांति को। भारतीय हरित क्रांति, यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी पॉइंट को कवर किए हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जो भारतीय हरित क्रांति के जनक है तो वह है MS स्वामीनाथन। वही पूरे विश्व का देखा जाए तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 के बीच हुई थी। ठीक है ना, जो हरित क्रांति है तो इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई थी भारत में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। जो हरित क्रांति है तो यह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की नीति लाई गई थी। तो इससे सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, वही गेहूं का उत्पादन इससे 5 गुना बढ़ गया। मोस्ट VVI, हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ जाती है, वही गेहूं का उत्पादन देखा जाए तो यह 5 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था, तो वह था गेहूं, यह जो कि 5 गुना बढ़ गया था। अब देख लेते हैं विभिन्न कृषि क्रांति और किससे यह संबंधित है। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले है हरित क्रांति, तो यह खदान उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तीसरा है पीली क्रांति, तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। चौथा है भूरी क्रांति, तो यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है नीली क्रांति, तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद है लाल क्रांति, तो यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, एक बार और इसे देख लेते हैं। हरित क्रांति खदान उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। इसके बाद देख लेते हैं और जो बच गए अन्य क्रांति उन सभी को। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और जो गोल क्रांति है तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी क्रांति थे ये सभी को कवर किए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से और गोल क्रांति आलू उत्पादन से। इसके बाद है इंद्रधनुष क्रांति, इसको देख लेते हैं। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल,
गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांति को साथ साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना। जो इंद्रधनुष क्रांति है, तो इनमें जितने भी प्रमुख कृषि क्रांति थी उन सभी को साथ साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पे देख लिए जितने भी प्रमुख कृषि क्रांति थी उन सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कृषि के प्रकार को, यानी कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, किस किस प्रकार से कृषि की जाती है उन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है फसल चक्र, यानी कि क्रॉप रोटेशन। भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। यानी कि इसे आसान भाषा में समझ ले, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर अलग अलग प्रकार की जो कि फसल उगाई जाती है, तो इसी को फसल चक्र कहा जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है ना। यानी कि ऐसी भूमि जिस पर अलग अलग प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है, तो इसी को फसल चक्र कहा जाता है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यदि हम एक भूमि पर एक ही प्रकार की कृषि हमेशा करते रहेंगे तो उससे मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी। इसीलिए किसान एक ही भूमि पर अलग अलग प्रकार के जो कि खेती करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। ठीक है ना। तो इसी को फसल चक्र कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब है अनुबंध कृषि, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा जाता है। अनुबंध कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान और खरीदार जैसे कि प्रोसेसिंग उद्योग या निर्यातक के बीच एक अनुबंध होता है, जिसमें उत्पादन और खरीद की शर्तें तय की जाती है। तो इसे समझ ले अनुबंध कृषि को। तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान और जो खरीदार है इनके बीच पहले ही उत्पादन की शर्तें तय की जाती है कि इतने रुपये में जो कि फसल को खरीदा जाएगा। तो यह किसान और खरीदार के बीच एक प्रकार की जो कि प्रणाली है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि पहले से ही तय कर दी जाती है कि इसकी कीमत कितनी होगी। इसके बाद है कार्बनिक कृषि, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं कार्बनिक कृषि को। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसे कार्बनिक कृषि कहा जाता है। यानी कि ऐसी खेती जिस पर न तो रासायनिक खादों और न ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, इस पर सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, तो इसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। इसके बाद है झूम खेती, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं इनके बारे में। झूम खेती एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। जो झूम खेती है तो यह पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख जो कि कृषि की प्रणाली है। इस पद्धति में किसान वनस्पति को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं और फिर उस पर फसलें उगाते हैं। ठीक है ना। इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। यानी कि ऐसी भूमि जिस पर खेती की जा रही है, लगातार कुछ वर्षों से इस पर खेती की जा रही है, जिस कारण इसकी उर्वरता शक्ति घट जाती है, तो इस भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे इस पर वनस्पति का विकास हो जाता है। तो कुछ वर्षों बाद उन सभी जो वनस्पति है इन सभी को जला दिया जाता है। उसके बाद इस पर जो कि उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इसके बाद इस पर खेती की जाती है, तो इसी को झूम खेती कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है सीढ़ीनुमा कृषि, जिसे टेरास फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है।
सीढ़ीनुमा कृषि को सोपान कृषि के नाम से भी जाना आता है। सीढ़ीनुमा कृषि एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियों की तरह समतल भूमि बनाकर खेती की जाती है। यह पद्धति पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत आम है जहां समतल भूमि की कमी होती है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि सीढ़ीनुमा कृषि किसे कहते हैं। यानी कि यह एक ऐसी पद्धति है जो कि पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा ढलान बनाकर इस पर कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान की कमी होती है। इसीलिए तो इस प्रकार की जो कि कृषि को सीढ़ीनुमा कृषि या सोपान कृषि कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसी प्रकार की कृषि की जाती है जिसे वह सोपान कृषि कहा जाता है। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख फसलें। जो भारत के प्रमुख फसलें हैं उन सभी को देख लेते हैं कि इसके उत्पादन में और भंडारण में प्रथम स्थान किसका है और कौन सी फसलें कहाँ पे उगाई जाती है। सबसे पहले है चावल यानी कि राइस। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। जो हमारा भारत है तो यह मुख्य खाद्य फसल उत्पादक देश है। यह विश्व का लगभग 21.7% चावल का उत्पादन करता है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत का द्वितीय जो कि स्थान है चावल के उत्पादन में। प्रथम स्थान पे चीन आता है। नोट को ध्यान में रखें। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। न जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह कटक में स्थित है। भारत में पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। जो भारत का पश्चिम बंगाल है तो यह चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो चीन का प्रथम स्थान है, वही भारत का द्वितीय स्थान है। अब देख लेते हैं व्हीट यानी कि गेहूं के बारे में। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं उन सभी पॉइंट को कवर कर लेते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि गेहूं उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। पहला स्थान चीन का आता है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। जो भारत का उत्तर प्रदेश है तो यह गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। यदि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देखा जाए तो पंजाब का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। यदि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में देखा जाए तो पंजाब का प्रथम स्थान आता है। और यदि ऐसे गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान देखा जाए तो वह है उत्तर प्रदेश। विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन आता है। जो चीन है तो यह गेहूं और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है और भारत गेहूं और चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान पे आता है चीन के बाद। तो चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे आते हैं। गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। बाजरा, रागी और सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे राजस्थान आता है। सोयाबीन और दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। वही कपास और मूंगफली के उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर गुजरात आता है। आम, अरहर, अंगूर, प्याज और ज्वार में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आता है। चावल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण
जो कि प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि बताइए निम्नलिखित फसल में कौन प्रथम स्थान पे आते हैं। देख लेते हैं इन सभी को एक बार और, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। बाजरा, रागी और सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे राजस्थान आता है। सोयाबीन और दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे जो कि मध्य प्रदेश आता है। कपास और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे गुजरात आता है। आम, अरहर, अंगूर, प्याज और ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र आता है। चावल और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है। चलिए अन्य जो बच गए उन सभी को देख लेते हैं। रबर, मसाले, नारियल, काजू, काली मिर्च और अदरक मोस्ट वीवीआई, इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर केरल आता है। ठीक है ना, केरल इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है, जो कि है रबर, मसाले, नारियल, काजू, काली मिर्च और अदरक। केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर आता है। वही चाय का उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान पे असम आता है और कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कर्नाटक आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लिए कि कौन से फसलों में किनका प्रथम स्थान है। रबर, मसाले, नारियल, काजू, काली मिर्च और अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है और कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? तो ऑप्शन है गेहूं और चावल में। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? जूट की खेती तो यह हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो ऑप्शन बी, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है, बाकी के सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है यानी कि इनमें से कौन है जो रबी फसल है? तो ऑप्शन डी सरसों। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? तो ऑप्शन सी दलहन। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है जूट के उत्पादन में? तो वह है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए कौन खरीफ फसल नहीं है यानी कि रबी फसल कौन है? तो ऑप्शन सी सरसों। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि रेशा फसलें है? तो ऑप्शन बी कपास, सन और जूट। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दूध के उत्पादन में? तो ऑप्शन है प्रथम स्थान है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? पिंक रेवोल्यूशन। तो ऑप्शन डी झींगा उत्पादन से। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है दक्षिण भारत में? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु।
प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर के उत्पादन में, तो ऑप्शन है चौथा स्थान है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ऑप्शन डी गुजरात। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी के उत्पादन करने वाला राज्य, तो ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।